विद्यार्थियों, हम समास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में हमने जाना कि समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और जो अंतिम पद या द्वितीय पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। और उन्हीं ही पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। विद्यार्थियों, उन्हीं भेदों के अंतर्गत आज की कक्षा में हम बहुव्रीहि समास है जो भेद है उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, कक्षा की ओर अग्रसर होते हैं और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद से भिन्न किसी अन्य तीसरे अर्थ की प्रधानता हो जाती है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब विद्यार्थी यहां पर बताया गया है कि ऐसा समास या जिस समास के अंतर्गत पूर्व पद और उत्तर पद से भिन्न, यहां पर विद्यार्थियों न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है न ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। तो बताया गया है पूर्व पद और उत्तर पद से भिन्न किसी अन्य तीसरे अर्थ की प्रधानता हो जाती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब विद्यार्थियों, विगत कक्षाओं में हमने जाना कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने वहां पर अध्ययन किया कि वहां पर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अब विद्यार्थियों, यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है न ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, यहां पर किसी अन्य तीसरे अर्थ की प्रधानता बताई गई है। अन्य पदार्थ प्रधान समास में, अब विद्यार्थी यह समास क्या हो गया? यह समास हो गया अन्य पदार्थ प्रधान समास, क्योंकि यहां पर न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है न ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। यहां पर प्रधान कौन है? अन्य अर्थ प्रधान समास में समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है। अब विद्यार्थी यहां पर बताया जा रहा है कि यह जो समस्त पद है, इस समस्त पद का प्रयोग अन्य जो पदार्थ है उसके विशेषण के रूप में होता है। देखिए किस प्रकार से होता है, हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होता है। देखिए विद्यार्थी, उदाहरण है हमारे सम्मुख, पीतम अंबरम यस्य शः, और समस्त पद क्या होगा विद्यार्थियों? पीतांबर है। अब विद्यार्थियों, यह जो पीतांबर है पद है वह किसके लिए प्रयुक्त है? वह है विष्णु के लिए, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके वह कौन है? विष्णु है। तो विद्यार्थी यहां पर बताया गया है कि यह जो समस्त पद है वह अन्य पदार्थ है, विष्णु उसके विशेषण के रूप में है पीतांबर है। चलिए विद्यार्थियों, इसे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पीतम तथा अंबरम इन दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है। अब विद्यार्थी यहां पर हमने देखा कि पीतम क्या है? पूर्व पद है। अंबरम क्या है? उत्तर पद है। अब यहां पर न तो पीतम के अर्थ की प्रधानता है न ही अंबरम अर्थ की प्रधानता है, अर्थात इन दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ इसका? पीतम अंबरम, पीला वस्त्र, इस अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ अर्थात विष्णु इस अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात पीतांबर है, इस समस्त पद का अर्थ विष्णु है, अतः यहां बहुव्रीहि समास है। अब विद्यार्थियों, पीतम अंबरम यस्य सः, पीतांबर है, यह पद हमारे पास में आता है। लेकिन विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि यहां पर न तो पीतम जो शब्द है उसकी प्रधानता है न अंबरम शब्द की प्रधानता है, यहां पर तो किसी अन्य अर्थ की ही प्रधानता है, और वह जो अन्य अर्थ की प्रधानता है इसी कारण इसे समास का नाम क्या है? बहुव्रीहि समास है। चलिए विद्यार्थियों, इसे आगे की ओर जानते हैं। इस समास में समस्त पद का लिंग एवं वचन अन्य पद के लिंग एवं वचन के अनुसार निर्धारित होंगे। अब विद्यार्थी यहां पर बताया गया है कि इसका जो लिंग निर्धारण है, जो समस्त पद है उसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अर्थ की प्रधानता किसकी होती है? अन्य पदार्थ की। तो विद्यार्थियों, जो पदार्थ अन्य पदार्थ जिस लिंग में होगा उसी लिंग का जो समस्त पद है उसका निर्धारण होगा। बताया जा रहा है विद्यार्थियों, इस समास में जो समस्त पद का जो लिंग है वह किसके अनुसार होगा विद्यार्थियों? जो अन्य पद है उसके लिंग और वचन के अनुसार ही निर्धारित होंगे। अर्थात विग्रह के अंत में श तौ ते होने पर पुल्लिंग। किस प्रकार से विद्यार्थियों? देखिए हम उदाहरण से हमने समझा कि पीतम अंबरम यस्य सः है। अब यहाँ पर शः जो लिखा हुआ है वह किसका है विद्यार्थियों? यह पुल्लिंग का है। तो यह बता रहे हैं कि विग्रह के अंत में श तौ ते होने पर पुल्लिंग, यहाँ पर श है तो समस्त पद किस में आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। शा ते ताहा होने पर स्त्रीलिंग, जैसे यहाँ पर शा है तो जो समस्त पद है वह किसके अंतर्गत आएगा? वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तत्ते तानी होने पर नपुंसक लिंग में रूप
होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों बताया गया है कि विग्रह वाक्य के अंत में यदि अगर हमने पुल्लिंग का पद प्रयुक्त किया है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। तो और उसी प्रकार से विद्यार्थियों सा ते ता होने पर स्त्रीलिंग और तत्ते तानी होने पर नपुंसक लिंग के अंदर रूप होगा। उदाहरण के माध्यम से हमने समझा विद्यार्थियों, पीतम अंबरम यस्य सह, क्या पद बनेगा? पीतांबरा है। और यदि सह के स्थान पर विद्यार्थियों सा होगा तो क्या होगा? चंद्र इव मुखम यशः शा। अब यहां पर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो पद किसके अंतर्गत आएगा? देखिए चंद्रमुखी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहां पर जाना कि यदि अगर विग्रह के अंत में श तौ ते होने पर क्या होगा? पुल्लिंग में, सा ते ता होने पर किस में होगा? स्त्रीलिंग में, और तत्ते तानी होने पर किस में होगा? नपुंसक लिंग में रूप होगा। और उसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर सूत्र दिया हुआ है अनेकम अन्य पदार्थे। तात्पर्य क्या है? अन्य पद के अर्थ में एक पद का दूसरे समर्थ पद के साथ बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब विद्यार्थी यहां पर बताया गया कि अन्य पद के अर्थ की अर्थात अन्य पद के अर्थ में एक पद का दूसरे समर्थ पद के साथ बहुव्रीहि समास हो जाता है और विग्रह वाक्य के पदों में विभक्ति के आधार पर बहुव्रीहि समास को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब विद्यार्थियों जो विग्रह वाक्य होता है उस विग्रह वाक्य के अंतर्गत जो विभक्ति होती है उस विभक्ति के आधार पर बहुव्रीहि समास को दो भागों में बांटा गया है। देखिए विद्यार्थियों हमने यहां पर उदाहरण समझा पीतम अंबरम। अब यहां पर जो विग्रह वाक्य है उसके अंतर्गत जो दो पद है उन दोनों पदों के अंतर्गत क्या है? विभक्ति है। उस विभक्ति के आधार पर यहां पर हमने बहुव्रीहि समास को दो भागों में विभाजित किया है। अब वह दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए समानाधिकरण बहुव्रीहि या व्यधिकरण बहुव्रीहि। अब विद्यार्थियों समानाधिकरण बहुव्रीहि किसे कहेंगे? तो देखिए विद्यार्थियों यहां पर बताया गया है कि समानाधिकरण बहुव्रीहि ऐसा बहुव्रीहि जिसके विग्रह के पदों में समान विभक्ति हो उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहा जाता है। अब विद्यार्थियों वहां पर जो दो पद हैं उन दोनों पदों के अंतर्गत यदि अगर समान विभक्ति है, जैसे मान लें कि प्रथम पद के अंतर्गत द्वितीय और द्वितीय पद के अंतर्गत भी द्वितीय है तो दोनों पदों के अंतर्गत क्या होगा? एक ही विभक्ति हो गई। तो यह बता रहा है कि ऐसा बहुव्रीहि जिसके विग्रह के पदों में समान विभक्ति हो उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहा जाता है। प्राय यहां दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहां पर विद्यार्थियों समानाधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत प्राय या सामान्य तौर पर दोनों ही पदों के अंतर्गत कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथम पद में भी प्रथमा विभक्ति और उत्तर पद के अंतर्गत भी प्रथमा विभक्ति। यदि दोनों पद स्त्रीवाचक हो तो पहले वाले पद को यथासंभव पुल्लिंग में कर दिया जाएगा। और विद्यार्थी यहां पर द्वितीय बात बता रहे हैं कि यदि अगर समानाधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत यदि दोनों पद किसके अंतर्गत हो? स्त्रीवाचक हो तो जो प्रथम पद है उसको क्या करेंगे? यथासंभव पुल्लिंग में कर दिया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों प्रिया लक्ष्मी ही यस्य स। तात्पर्य क्या है? प्रिय है लक्ष्मी जिसको। अब यहां पर प्रिया यह भी स्त्रीलिंग का पद है, लक्ष्मी यह भी स्त्रीलिंग का पद है। इस प्रकार से विद्यार्थी उन्होंने बताया जो पूर्व पद है अर्थात जो प्रिय है यहां पर उसे हम क्या कर देंगे? यथासंभव पुल्लिंग के अंतर्गत कर देंगे। अब प्रिया का पुल्लिंग क्या होगा? प्रिय। तो विद्यार्थियों जब हम समस्त पद लिखेंगे तब किस प्रकार से लिखेंगे? प्रिया के स्थान पर हमने क्या किया? प्रिय। और आगे क्या लिखा? लक्ष्मी। तो प्रिय लक्ष्मी कहा। इस प्रकार से यह पद समस्त पद बनेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं और इसे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों अब यहां पर हमें जो समास विग्रह किया हुआ है उस समास विग्रह का हमें समस्त पद बनाना है। देखिए 10 आननानि यस्य शः। अब विद्यार्थियों हमने बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या जाना कि यहां पर जो अर्थ की प्रधानता है वह किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अब यहां पर विद्यार्थियों पूर्व पद क्या है? 10, उत्तर पद क्या है? आननानि। अब यहां पर दोनों ही जो पद हैं उनके अर्थ की प्रधानता नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा समस्त पद है वह किस प्रकार से बनता है। देखिए 10 आननानि यस्य श। क्या तात्पर्य है? 10 मुख हैं जिसके। अब यहां पर विद्यार्थियों अर्थ की प्रधानता क्या हुई? यहां पर अर्थ की प्रधानता हुई रावण अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके क्या है? 10 मुख हैं। तो यहां पर हमारा समस्त पद बनेगा क्या है? दशाननः। लेकिन अर्थ की प्रधानता क्या है विद्यार्थियों? अर्थ की प्रधानता है अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है यहां पर।
देखिए एक दंतः यस्य श, तात्पर्य क्या हुआ, एक है दांत जिसका। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया कि यहाँ पर श है, तो श किसके अंतर्गत पद बनेगा, पुल्लिंग के अंतर्गत। तो हमने क्या बनाया, दशानन है, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक दंतः, एक है दांत जिसका। बहवः व्रीहयः यस्य श, क्या पद बनेगा, बहुव्रीहि, बहुत है चावल जिसके पास। हम लिख देते हैं बहुत है चावल जिसके पास, ऐसा व्यक्ति कौन होगा, बहुव्रीहि। अब विद्यार्थियों ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत, जिसके पास में बहुत सारे चावल है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि। नीलः कंठः यस्य श, क्या होगा, नीलकंठः, नीला है कंठ जिसका, वह क्या कहलाएगा, नीलकंठः। प्राप्तम उदगम यम श, क्या होगा विद्यार्थियों, प्राप्तोदकः, प्राप्त हो गया जल जिसको, अर्थात ऐसा गांव जिसको जल प्राप्त हो गया है। श्वेतम अंबरम यस्य श, श्वेतांबरः, श्वेत है वस्त्र जिसका। लंबम उदरम यस्य स, क्या होगा, लंबोदरः, लंबा है पेट जिसका। प्रिय पयः यस्य स, प्रिय पयस्क, प्रिय है दूध जिसको। अब यहाँ पर विद्यार्थी पयस शब्द होने के कारण यहाँ पर समासांत प्रत्यय होकर क लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिय पयस्क है। और यह हम सामान्य तौर पर बता सकते हैं विद्यार्थियों, जहाँ पर भी अंत में, पद के अंत में यदि अगर क लगा हुआ है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमने क्या समझा कि यहाँ पर यदि अगर अंत में पुल्लिंग का पद है तो जो समस्त पद है वह भी किसके अंतर्गत है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। देखिए श श श, तो समस्त पद क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। और विद्यार्थी यहाँ पर द्वितीय बात हमने यहाँ पर यह समझी कि इस समास के अंतर्गत जो अन्य पद है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पर न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, न ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, यहाँ पर तो किसी अन्य तीसरे अर्थ की ही प्रधानता होती है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है विद्यार्थियों व्यधिकरण बहुव्रीहि। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि का अध्ययन किया, वहां पर हमने जाना था कि ऐसा बहुव्रीहि जिसके विग्रह के पदों में समान विभक्ति हो उसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण, अर्थात दोनों ही पदों के अंतर्गत एक विभक्ति हो, और वह विभक्ति क्या होती है, प्रायः प्रथमा विभक्ति होती है दोनों ही पदों के अंतर्गत। अब विद्यार्थियों हम उसका जो द्वितीय भेद है व्यधिकरण बहुव्रीहि, उसमें जानते हैं कि ऐसा बहुव्रीहि जिसके विग्रह वाक्य के पदों में अलग अलग विभक्ति हो उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि कहा जाता है। अब विद्यार्थी यहाँ पर दोनों ही पदों के अंतर्गत कौन सी विभक्ति होगी, अलग अलग विभक्ति होगी। और विद्यार्थियों प्राय यहाँ पर एक पद में सप्तमी तथा दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति होती है। वहां पर समानाधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत हमने जाना था कि प्राय वहां पर दोनों ही पदों के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति होती है, और यहाँ पर हमने जाना कि प्राय यहाँ पर एक पद में सप्तमी तथा दूसरे पद में प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए विद्यार्थियों इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए कंठे, अब आ गया ना विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, और कालः में प्रथमा, तो कंठे कालः यस्य स, क्या अर्थ होगा, कंठे कालः, कंठ में है काल जिसके। अब यहाँ पर विद्यार्थियों कंठे के अंतर्गत जो सप्तमी विभक्ति है उस सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं किया गया है व्याकरण नियमों के अनुसार। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, चक्र है पाणौ यस्य स, क्या होगा, चक्र पाणी, हाथ में है चक्र जिसके। वीणा पाणौ यस्य स, क्या होगा, वीणा पाणी, वीणा हाथ में है वीणा जिसके। ऐसा कौन है विद्यार्थियों, हाथ में है वीणा जिसके। अब यहाँ पर पुल्लिंग का पद है शः, तो क्या होगा विद्यार्थियों, हाथ में है वीणा जिसके, वह कौन है, वह है विद्यार्थियों नारद। उसी प्रकार से विद्यार्थियों कंठ में है काल जिसके, वह कौन है, वहां पर भी अन्य अर्थ की प्रधानता है। हाथ में है चक्र जिसके, यहां पर भी अन्य अर्थ की प्रधानता है। और हाथ में है वीणा जिसके, यहां पर भी अन्य अर्थ की प्रधानता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, चंद्रः शेखरे यस्य स, तात्पर्य क्या है, सिर पर है चंद्रमा जिसके, और समस्त पद क्या बनेगा, चंद्रशेखरः। गदा पाणौ यस्य स, क्या पद होगा, गदा पाणी, हाथ में है गदा
जिसके। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसके उदाहरणों को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो बहुव्रीहि समास है उसके अंतर्गत ही कुछ अन्य भेद किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर है उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों अन्य पद के अर्थ में उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची शब्द के साथ समास हो जाता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में समझने योग्य बात यह है कि उपमान किसे कहेंगे और उपमेय किसे कहेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है कि इस अर्थ में उपमानवाची शब्द का उपमेयवाची शब्द के साथ समास हो जाता है। अब उपमानवाची शब्द क्या है विद्यार्थियों? ऐसा शब्द जो विशेषता बताता है। देखिए और यहाँ पर हम उदाहरण से समझ रहे हैं कि चंद्र है एवं मुखम यस्य स। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो चंद्र है वह क्या है? उपमानवाची है और मुखम क्या है? उपमेयवाची है। तात्पर्य है विद्यार्थियों ऐसे शब्द या पद जो विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों विशेषता बता रहा है चंद्र। चंद्र की विशेषता, चंद्र जो मुख है विद्यार्थियों उस मुख की विशेषता क्या है? चंद्र के समान। तो यहाँ पर चंद्र क्या है विद्यार्थियों? उपमानवाची और मुख क्या है? उपमेयवाची। अर्थात जो मुख है उसकी विशेषता क्या है? कि वह चंद्रमा के समान है। तो इस कारण से विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है? यह है उपमानवाची और मुख क्या है? उपमेयवाची। उपमानवाची से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जो विशेषता बताते हैं वह पद क्या कहलाते हैं? वह पद कहलाते हैं विद्यार्थियों उपमानवाची। हम और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है कि नेत्रम और यहाँ पर कमलम। अब विद्यार्थियों नेत्र किस प्रकार के हैं? कमल के जैसे हैं। तो यहाँ पर नेत्र तो हो गया विद्यार्थियों उपमेयवाची और कमलम क्या होगा? उपमानवाची। अब विद्यार्थियों इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चंद्र है इव मुखम यस्य स। क्या तात्पर्य है? चंद्रमा की तरह है मुख जिसका। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा ऐसा व्यक्ति? चंद्र मुख है। अगर मान लो विद्यार्थियों यदि अगर वो महिला होती तो वह क्या कहलाती? चंद्रमुखी। और यदि अगर वह पुरुष है तो क्या कहलाएगा? चंद्रमुख है। चंद्रमा की तरह है मुख जिसका। उसी प्रकार से विद्यार्थियों उष्ट्र मुखम एवं मुखम यस्य स। उष्ट्र मुख है ऐसा व्यक्ति जिसका क्या है विद्यार्थियों? ऊंट की तरह है मुख। अर्थात ऊंट की तरह है मुख जिसका, ऐसा व्यक्ति। अब विद्यार्थी ऐसा व्यक्ति जिसका मुख किसके तरह है? ऊंट की तरह है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर यदि अगर हम समास कार्य करते हैं तो उष्ट्र मुखम एवं मुखम। यहाँ पर विद्यार्थियों पूर्व पद क्या है? उष्ट्र मुखम। उत्तर पद क्या है? मुखम। यहाँ पर दो बार मुखम लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों जो समास है उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो पूर्व में जो मुखम है उसका क्या है? हो जाएगा लोप हो जाएगा और एक ही मुख शेष रहेगा। उसी प्रकार से आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। कमलम इव नेत्रम यस्य स। कमल की तरह है आंखें जिसकी, उसे क्या कहेंगे? कमल नेत्र। मीने इव अक्षिणी यस्याः सा। उसे क्या कहेंगे? मीनाक्षी। मछली की तरह आंखें हैं जिसकी, उसे क्या कहेंगे हम? मीनाक्षी। और यदि अगर पुरुष होगा तो क्या कहेंगे? उसे मीनाक्षः। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझा कि उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि समास है। और उसके अंतर्गत हमने विद्यार्थियों यहाँ पर जाना कि जो उपमानवाची शब्द है उसका उपमेयवाची शब्द के साथ समास कार्य हो जाता है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों अब तुल्य योग बहुव्रीहि समास का। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों यहाँ पर सह शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास हो जाता है। अब सह शब्द का तृतीयांत पद के साथ देखिए पुत्रेण, यहाँ पर तृतीय है और आगे क्या है? सह। समास विग्रह क्या है इसका? पुत्रेण सह। अब सह के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों? स। और उस जो समास समस्त पद है वह क्या बनेगा? स पुत्रः। उसी प्रकार से बांधवै सह, स बांधवः। अनुजेन सह शानुजः। स और उसके बाद अनुज, दोनों में श्रवण दीर्घ संधि हुई, पद क्या बना? शानुजः। विनयेन सह स विनयम। इस प्रकार से विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास का हमने अध्ययन किया है और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाना कि यहाँ पर न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है न ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पर किसी अन्य तीसरे अर्थ की ही प्रधानता होती है। और तीसरा जो अर्थ है उस अर्थ के अंतर्गत जो पद है उस पद के लिंग और विभक्ति के अनुसार ही हमारा जो समस्त पद है उसके लिंग और विभक्ति का निर्धारण होता है।
इसी प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो बहुव्रीहि समास है उसके भेद के विषय के अंतर्गत भी जाना है कि ये सर्वप्रथम हमने यहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि का अध्ययन किया, उसके उपरांत विद्यार्थियों हमने व्यधिकरण बहुव्रीहि का अध्ययन किया और उससे आगे की ओर विद्यार्थियों हमने उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि समास का अध्ययन किया और अंत में हमने तुल्य योग बहुव्रीहि समास के विषय में जाना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम समास के प्रसंग को जानने के उपरांत इस समास जिसका हमने अध्ययन किया है उसके विषय में जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को हम अगली कक्षा के अंतर्गत जानेंगे। तो विद्यार्थियों अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।